हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हो आप मेरी एक और रिएक्शन वीडियो में जिसका टाइटल है डाई टूगेदर। वी आर वाई के चैनल से वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1043 का टाइटल है वी डाई टुगेदर। ये टाइटल रिफर कर रहा है यामाटो के स्टैंस को जो उसने लिया है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के पेज पे हम लोग जामा 66 के कवर स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर ब्रूली और ओवन दोनों लोग होल केक आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर का शुरुआत होता है लूफी के नॉकआउट से और ओडा ने फिर से कई सारे पैनल्स डेडिकेट किया है उसी नॉकआउट को डिपिक्ट करते हुए, जो मेरे को काइंड ऑफ रेपिटेटिव लगा, पर मेरे को समझ में आता है कि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है। इस वजह से ओडा फिर से इसको रीड्रॉ कर रहा था या फिर से इसके ऊपर और भी ज्यादा एम्फोसिस डालने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से हम लोग उसको डिफरेंट एंगल से देख रहे थे। कायदो लूफी को नॉकआउट करने के बाद लूफी तुरंत उसके गियर फोर्स से बाहर गिर के उसके नॉर्मल स्टेट में चले जाता है और यहीं पर नरेटर अनाउंस भी करता है या डिक्लेयर भी करता है कि लूफी हार गया इस बैटल में और कायदो विक्टोरियस है। कायदो ये सब सारी चीजें होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो हमको समझ में आता है कि वो क्यों गुस्से में था। लूफी को रिस्पेक्ट करता था और इतने दिनों बाद उसको एक इक्वल अपोनेंट मिला था फाइट करने के लिए और इस तरीके से उसने लूफी को नॉकआउट किया है। तो कायदो फ्यूरियसली चार्ज करके वो अटैक करने जाता है इस CP0 मेंबर के ऊपर, क्योंकि इसी ने इंटरफियर किया था इस बैटल में। इस वजह से लूफी डिस्ट्रैक्ट हुआ था। पर ये CP0 का मेंबर एकदम स्वैग में एक ही जगह पे खड़ा है, बहुत ही खतरनाक पोज देके। ये तो मेरा भाई सख्त लौंडा निकला बे। उसको पता था कि यहाँ पर ज्यादा छटपटा के फायदा नहीं है, कायदो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसने सोचा रहेगा कि अच्छा चलो मेरे को मरना ही है या मेरे को नॉकआउट होना ही है तो मैं एक फ्लैशी तरीके से होऊंगा। कायदो अपने क्लब को कॉन्करस हाकी में कोट करके अटैक करता है CP0 मेंबर के ऊपर और हमको दिखाई नहीं देता है कि इसके साथ क्या हुआ है। क्या ये नॉकआउट हुआ है, क्या ये मर गया है। ये बहुत ही एक खतरनाक हिट होगा इस CP0 मेंबर के ऊपर, वो ऑब्वियस सा बात है। पर क्योंकि हमने देखा है इस तरीके का सिनारियो प्ले आउट होते हुए पहले भी, जहां पर कायदो ने एक क्लोज रेंज पे डायरेक्ट हिट मारा था किनेमॉन के ऊपर और किनेमॉन फिर भी सर्वाइव कर लिया था। कैसे किसको पता, पर वो अभी जिंदा है। तो उसी ट्रेंड को देखते हुए मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर ये CP0 मेंबर भी जिंदा रहा तो। ठीक है, अब देखते हुए कि वानो में टोटल 3 CP0 के मेंबर्स आए थे, उनमें से 2 तो नॉकआउट हो चुके हैं। जो एक मेंबर बचा है उसको हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में और उसका डिपिक्शन जिस तरीके से किया गया है, ऐसा लग तो रहा है कि उसको पता है कि उसके 2 कलीग्स नॉकआउट हो चुके हैं। तो देखना एक इंटरेस्टिंग बात रहेगा कि इस स्पेसिफिक CP0 मेंबर का रोल क्या रहने वाला है या ये किस तरीके से एक्ट करता है इस आर्क में। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 स्पेसिफिक लोगों को देखा है जो लोग बोलते हैं कि लूफी का आवाज गायब हो गया है। वो है मोमोनोसके और लॉ। ये एक ऑब्जर्वेशन हाकी का एबिलिटी है। हमको पता है कि ऑब्जर्वेशन हाकी में भी कई सारे वेराइटीज है। एक तो एक सिंपल है कि कोई भी एक बंदा, एक इंडिविजुअल किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर सकता है दूर से। दूसरा है फ्यूचर साइड का एबिलिटी, जहां पर एक इंडिविजुअल 5 सेकंड्स फ्यूचर में देख सकता है। हमने देखा है ये काताकुरी को करते हुए, लूफी को करते हुए और वानो में कायदो को भी करते हुए। जो तीसरा वेरिएशन है इसी एबिलिटी का वो है कि लोग आवाज सुन सकते हैं। लोग एक्चुअल कॉन्वर्सेशन को नहीं सुन सकते हैं, पर उन लोग आवाज सुन के डिटरमाइन कर सकते हैं कि उनका प्रेजेंस है वहां पर कि नहीं। और वही हमको यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर मोमोनोसके और लॉ भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। हमने स्काइपिया में एक लड़की को देखा था जिसका नाम है आयसा। वो भी बचपन से ही उसके पास ये एबिलिटी था कि वो लोगों की आवाजों को सुन सकती है। और हमने फिशमैन आइलैंड में ओतेहिमे को देखा था जिसका ऑब्जर्वेशन हाकी थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पर एक सिमिलैरिटी ये है कि वो भी पैदाइश से ही उसको ये एबिलिटी मिला था। तो उसके ऑब्जर्वेशन हाकी में वो लोगों के ट्रू नेचर को समझ सकती थी या वो लोगों के इमोशंस को समझ सकती थी, जो बहुत ही कूल बात था। अब एनिल के केस में एनिल का ऑब्जर्वेशन हाकी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एनिल के पास गोरो गोरो नोमी पेरिमिस या टैप डबल फ्रूट है। उसकी मदद से वो उसके ऑब्जर्वेशन हाकी को एम्पलीफाई कर पाता है, जहां पर वो लोगों के कॉन्वर्सेशन को सुन पाता है बहुत ही वाइड रेंज में। तो मैं ये सब सारी चीजें यहाँ पर इसलिए बड़बड़ा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में हमको ओडा ने 2 लोगों को डिपिक्ट किया है आवाज सुनते हुए या लूफी का आवाज गायब होते हुए ऑब्जर्व करते हुए। और हमको पता है कि इस चैप्टर में वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का एबिलिटी एक रोल प्ले किया है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि
क्या वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का एबिलिटी एक हाइटेंड लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी है कि नहीं। अब तक मैंने इस सीरीज में वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का एबिलिटी को एज अ सेपरेट एबिलिटी देखा है, पर मे भी उसका कुछ एसोसिएशन हो सकता है ऑब्जर्वेशन हाकी से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स एक इनहेरिटेड एबिलिटी है जो एक स्पेसिफिक क्लैन में जाते रहता है। जैसे कि हमारे, अगर मैं नारुतो का एग्जांपल दूं तो केके गैंकाई की तरह नहीं है वो, क्योंकि हमने ये डी क्लैन में एबिलिटी देखा है, हमने ये कोज़ुकी क्लैन में भी एबिलिटी देखा है। तो ऐसा नहीं है कि एक क्लैन में पास डाउन होता है जनरेशन टू जनरेशन, या मे बी कोज़ुकी क्लैन और डी क्लैन एसोसिएटेड है किसी ना किसी तरीके से, किसको पता। पर वो एक कंप्लीटली सेपरेट वीडियो है। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूँ तो इस चैप्टर में हम लोग CP0 और कायदो से कट करके जाते हैं कावामात्सु के पास। हम देख रहे हैं कि ओनिगिशिमा में जो कैसल है वो सब सारा जल रहा है और कावामात्सु सब सारे लोगों को एस्केप करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अगर सब सारे लोग, सब सारे वॉरियर्स जल के मरेंगे तो वो एक डिसरिस्पेक्टफुल बात रहेगा, वो एक ऑनर नहीं रहेगा उस डेथ में। और यही बात हमने देखा था जिनबे को भी करते हुए कुछ चैप्टर्स पहले, ठीक है। कायदो अपने ड्रैगन फॉर्म में जाके वो रूफ टॉप से नीचे आ जाता है ब्लास्ट ब्रेथ मारते हुए, और वो सब सारे लोगों को वहां पर बोलता है कि तुम्हारे लीडर को सरेंडर करने को बोलो। वो बेसिकली मोमोनोस्के को यहाँ पर रिफर कर रहा था, और वो यहाँ पर ये भी अनाउंस करता है कि लूफी मर चुका है। अब यहाँ पर जो मेरे को एक बात आयरॉनिक लगा वो था कि कायदो यहाँ पर मोमोनोस्के का सरेंडर डिमांड कर रहा था, और ये अगर कायदो ने जब 20 साल पहले जब उसने फाइट किया था ओडन के साथ और वो जीत गया था, हमको पता है कि वो कैसे जीता था, पर जब वो जीत गया था तब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी था कि वो मोमोनोस्के को मार सकता था। हमने देखा था कि वो कैसल के ऊपर से मोमोनोस्के को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था या सोच रहा था वो बाहर फेंकने की, और बाद में वो इवेंचुअली नहीं करता है और वो बाद में मोमोनोस्के को कैसल के अंदर ही फेंक देता है। पर अगर उस दिन उसने मोमोनोस्के को मार दिया होता तो यहाँ पर ये सब सारी चीजें वो अवॉइड कर सकता था। और एक बात जो यहाँ पर सोचने लायक है वो है कि कायदो ने जब नॉकआउट किया लूफी को, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मे बी कायदो इतना डेवस्टेटेड रहेगा कि वो लूफी को फिर से हील करेगा और वो जेन्युइनली फाइट करेगा फेयर एंड स्क्वायर लूफी के अगेंस्ट, पर वो हमको यहाँ पर होते हुए दिखाई नहीं दिया है। कायदो ने वो किया, CP0 को नॉकआउट किया और वो बाद में फिर से अपने प्लान को कंटिन्यू कर रहा है। तो वहां पर क्या चल रहा है, उसको, उस पूरे सिनारियो को तो किस तरीके से देख रहा है। कायदो लूफी की डेथ की खबर देने के बाद हमको कई सारे लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है। किड का रिएक्शन देखते हैं हम लोग, लॉ का रिएक्शन देखते हैं, चॉपर रो रहा है वहां पर, तामा कंप्लीटली डेविस्टेटेड है, क्योंकि तुझे याद रखना चाहिए कि तामा ने पहले एस को खोया था, बाद में अभी अगर वो लूफी को खोएगी तो बाद में मतलब वो एक बहुत ही हैवी लॉस रहेगा तामा के लिए। तो तामा भी रो रही है, नामी कंप्लीटली डिसबिलीव में है, वो चिल्ला रही है कायदो को कि तू झूठ बोल रहा है वगैरह वगैरह, और लूफी नहीं हार सकता है। तो कायदो अनॉयड हो के वो ब्लास्ट ब्रेथ मारता है नामी के ऊपर, और तभी ही मार्को का एंट्री होता है और मार्को ब्लॉक कर देता है उस ब्लास्ट ब्रेथ को। कायदो इसके बाद सब सारे लोगों को भाषण देने लगता है। वो बोलता है कि मोनिगिशिमा को फ्लावर कैपिटल में क्रैश करवा के ही रहूंगा, और ये कंट्री मेरे लिए सिर्फ एक वेपन फैक्ट्री है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस कंट्री के साथ क्या होता है, बूढ़े बच्चे सब सारे लोग मेरे लिए स्लेव्स है। अगर थोड़े लोग मरते भी है तो उनका रिप्लेसमेंट है, और यहाँ से तुम लोगों का जिंदगी एक स्लेव का जिंदगी रहेगा। तुम लोगों ने मुझे अपोज किया है तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी तुमको ही फेस करना पड़ेगा, और इसी का मतलब होता है एक वॉर में हारना। तो सब सारे लोग जो समुराइज वहां पर प्रेजेंट थे उन लोगों का मोरल बहुत ही डाउन हो जाता है, और कायदो बहुत ही एक नेस्टी विलन की तरह यहाँ पर बात कर रहा था। कायदो के कैरेक्टर में जो एक और एस्पेक्ट मुझे कंसिस्टेंटली दिखाई दिया है वो है कि कायदो लोगों के स्पिरिट को ब्रेक करके वो उनको अपने क्रू में शामिल करता है। वो एक एस्पेक्ट हमने देखा है कंटिन्यूसली इस वानो आर्क में, क्योंकि तूने देखा रहेगा कि कायदो ने लूफी और किड को दोनों लोगों को जेल में डाला था, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो वेट कर रहा था कि कब इन लोगों का स्पिरिट ब्रेक होगा और इवेंचुअली इन लोग मेरे से कॉपरेट करेंगे। उसी तरीके से कायदो का अप्रोच भी रहता है कई सारे सिचुएशंस में, और कायदो का पायरेट क्रू कंप्लीटली स्ट्रेंथ के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये जो एस्पेक्ट है लोगों के स्पिरिट को ब्रेक करने का, वो मुझे लगता है कि कायदो डिराइव करता है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से या उसके चाइल्डहुड से। हमने देखा है जब कायदो का फ्लैशबैक हमको दिखाई दिया था प्रीवियस चैप्टर में, तब बिग मम बोलती है कायदो को कि अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो तू मेरे पे लीन कर सकता है, और बैकग्राउंड में कई सारे लोग बोल रहे थे कि उसका कुछ भी फायदा नहीं है, वो बेकार इंसान है, वो कायदो को रिफर कर रहे थे उन लोग। तो मैं भी कायदो के यूथ में उसको इनिशियली किसी ने डरा के रखा होगा, बाद में इवेंचुअली उसने अपना स्पाइन डेवलप किया होगा और उसने रिटेलिएट किया होगा, वैसा कुछ हुआ होगा कायदो के साथ। मैं चाहता हूँ कि हमको इस फाइट में, इस आर्क में, वानो आर्क में हमको थोड़ा एक प्रॉपर फ्लैशबैक मिले कायदो का, जहां पर हमको उसका बचपन दिखाई दे वगैरह वगैरह। कायदो के लाइफ फ्लोर पे एंट्री के बाद बीस्ट पायरेट के सब सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। उन लोग चार्ज करते हैं किड और लॉ की तरफ। किड और लॉ बहुत ही एक बुरे हालात में थे, पर अंत वक्त में किड पायरेट्स और लॉ पायरेट्स के जो नाकामा है, जो उनके कंपेनियन है, क्रू मेंबर्स है, उन लोग हॉल्ट कर लेते हैं बीस्ट पायरेट्स को। उन लोग क्लैश करने लगते हैं बीस्ट पायरेट्स के साथ। नकोमोमोशी और कैरेट, हमने प्रीवियस चैप्टर में उनको देखा था कि उन लोग क्योंकि ओनिकिशिमा के एजिस पे थे, इस वजह से उन लोग लाइव फ्लोर की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि ओनिकिशिमा थोड़ा मतलब बिखरने लगे था साइड से। तो अभी उनको आवाज आया है लाइव फ्लोर से, क्योंकि कायदो वहां पर है, तो उसी डायरेक्शन में उन लोग भी जा रहे हैं। किड और लॉ फाइनली अपने पैरों पे थोड़ा खड़े हो जाते हैं और उन लोग बैरली मैनेज कर रहे हैं। ये ठीक है, हम देख रहे हैं कि लॉ बहुत मुश्किल से अपने कटाना को पकड़ रहा है और किड बहुत मुश्किल से अपने डेविल फ्रूट के एबिलिटी को यूज कर पा रहा है, जहाँ पे वो मेटल गैदर करता है। यहाँ से हम लोग ट्रांजिशन करके जाते हैं यामाटो और मोमोनोस्के के पास, जहाँ पर ये दोनों इंडिविजुअल के बीच में बहुत ही एक इंटेंस कॉन्वर्जेशन चल रहा था। जो एसेंस था इस पूरे कॉन्वर्जेशन का वो था कि मोमोनोस्के लूफी के डिफीट के बाद वो कंप्लीटली अनमोटिवेटेड हो गया था, वो सरेंडर की बातें करने लगा था। पर यामाटो उसको समझाती है कि सरेंडर करके कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर सरेंडर करते हैं तो सब सारे वानो कुनी के लोग स्लेव्स की तरह जिएंगे। इससे अच्छा यही है कि हम लोग फाइट करके साथ में मर जाए। इस वजह से इस चैप्टर का टाइटल है विल डाई टुगेदर। इस चैप्टर के फाइनल सेगमेंट में हम लोग लूफी को आउट कोल्ड फ्लैट देख रहे हैं जमीन पे, और उसी टाइम पे जुनिशिया बात करने लगता है मोमोनोस्के से। जुनिशिया बोलता है मोमोनोस्के को कि उसने 800 साल बाद एक आवाज सुना है। वो उसको एक ड्रम ऑफ लिबरेशन बोलता है, और वो बोलता है कि विदाउट अ डाउट ये आवाज है जॉय बॉय का। और हमको लूफी फाइनल पैनल में हंसते हुए दिखाई दे रहा है, और उसी पैनल में लिखा है ही हैज रिटर्न्ड। अब लूफी के बॉडी के साथ एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या लूफी के बॉडी से स्टीम निकल रहा है, या वो फ्रीज हो रहा है, या लूफी का बॉडी मेल्ट हो रहा है? मुझे लगता है कि उसके बॉडी से स्टीम निकल रहा है, पर उसका स्ट्रॉ हेड काइंड ऑफ अ फ्रीज हो रहा है, और उसका स्ट्रॉ हेड मतलब येलो में भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो ब्लैक में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो एक जेन्युइन मतलब हेयर है किसी का। यहाँ पर जब जुनिशिया जॉय बॉय बोलता है तब वहां पर नीचे लिखा है प्रोनाउंस निका इन जैपनीज। तो मुझे पता नहीं क्या जॉय बॉय को निका की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा निका की तरह है, निका वर्ड की तरह है, मतलब क्या चल रहा है मुझको पता नहीं जापानीज, तो मुझको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उसका सिग्निफिकेंस या एसेंस क्या है यहाँ पर एक्चुअल में अगर जॉय बॉय को निका की तरह हम लोग बोल सकते हैं, या प्रोनाउंसिएशन में वो निका की तरह सुनाई देता है, तो उसका मतलब होगा कि सन गॉड निका ही जॉय बॉय है। हमको पता है कि हुज हु वर्सेस जिनबे के फाइट में हुज हु मेंशन करता है सन गॉड निका के बारे में, और सन गॉड निका का जो लेजेंड है वो है कि एंशिएंट टाइम्स में स्लेव्स प्रे करते थे सन गॉड निका को, क्योंकि सन गॉड निका उनको फ्री करवाता था और वो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आता था। तो वो सन गॉड निका का लेजेंड था। ये बहुत ज्यादा सिमिलर है लूफी के साथ, क्योंकि हमको पता है कि लूफी आइलैंड टू आइलैंड जाता है, एक आइलैंड पे ऑपरेसर रहता है, लूफी उस ऑपरेसर को हराता है और इवेंचुअली सब सारे लोग खुश हो जाते हैं, और वो बहुत ही एक बड़ा पार्टी थ्रो करता है टुवर्ड्स द एंड। तो कंक्लूजन में सन गॉड निका ही जॉय बॉय था, और जॉय बॉय के विल को इनहेरिट किया है लूफी ने। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लूफी रीइंकार्नेशन है सन गॉड निका या जॉय बॉय का। मुझे लगता है कि उसने उसके विल को इनहेरिट किया है, या जॉय बॉय और गमु गमु नो डेविल फ्रूट या जो कुछ भी उसका एक्चुअल में नाम है अवेकन होने के बाद, वो उसका कुछ कनेक्शन हो सकता है जॉय बॉय और उस फ्रूट का जो लूफी ने कंज्यूम किया है। इस वजह से लूफी जॉय बॉय कहला रहा है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो हमने देखा है कि लूफी ने जॉय बॉय के ट्रेट को डिपिक किया है, और अभी जुनिशिया लूफी को जॉय बॉय बोल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, लूफी नए ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, अवेकनिंग में जा रहा है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये बहुत सारे एंगल इसमें है, तो कई सारी चीजें यहाँ पर बोल सकता है, कई सारे स्पेकुलेशंस कर सकता है इस मतलब छोटे से लास्ट पैनल में मेरे भाई। और हाँ, ये मैंने पहले भी बोला है मेरे स्पॉइलर वीडियोस में कि लूफी यहाँ पर वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स की एबिलिटी की मदद से कम्युनिकेट करता है जुनिशिया से, और बाद में जुनिशिया उस आवाज को सुन के बोलता है कि ये जॉय बॉय है। तो मेरे भाई कुछ इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हफ्ते वन पीस ब्रेक पे है, बहुत ही पेनफुल रहेगा वो, पर ठीक है यार, मैं एक्साइटेड रहूंगा नेक्स्ट चैप्टर को रीड करने के लिए, जैसे कि तू एक्साइटेड रहेगा या कोई भी वन पीस का फैन एक्साइटेड रहेगा रीड करने के लिए। पर अब के लिए मैं ये सब सारी चीजें बात करना चाहता था। तू हमेशा याद रखिए है तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना। पीस मेरे भाई। 退屈しねえなこの世界面白くなってきた तो गाइज आपको बताना है वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो में ये तो बहुत अच्छी लगी है, आप बताना मेरा रिएक्शन कैसा लगा है।
और वी आर भाई को जाकर सब्सक्राइब करें। उनके चैनल का लिंक, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो मेरे चैनल को भी करें सब्सक्राइब। बाय बाय।